दिन की गिरावट के बाद बाजार में लौटा जोश। सेंसेक्स 450 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 8,150 के पार। रुपए में भी 51 पैसे की शानदार रिकवरी, 63 रुपए 11 पैसे का हुआ डॉलर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में लिया करीब 300 करोड़ डॉलर के अटके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का जिम्मा। पीएमओ के तहत लाया गया मॉनिटरिंग ग्रुप। इंफ्रा और हाउसिंग सेक्टर को क्या चाहिए जेटली के बजट से, जानेंगे निरंजन गनंदानी और प्रणय वकील के बिग बजट आइडिया। आवाज एट 9 में आगे। आज चुना जाएगा इस साल का सबसे सफल बिजनेस आइडिया। सीएनबीसी आवास मास्टरप्रेन्योर के फिनाले में 6 युवा एंटरप्रेन्योर्स के बीच मुकाबला। संसद में फंसा इंश्योरेंस बिल तो सरकार ला सकती है अध्यादेश, सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर। 1-2 दिन में संसद में पेश किया जाएगा जीएसटी संशोधन बिल। आवास के साथ खास बात में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जताया भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइंस। सामान्य हुई स्पाइस जेट की उड़ानें, आज सिर्फ एक उड़ान रद्द। तेल कंपनियों से 30 दिन के क्रेडिट पर मिलेगा तेल। गुजरात की धोलेरा बनेगी देश की पहली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 8 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 20 लाख लोगों के रहने की होगी सुविधा। आवाज एक्सक्लूसिव। धर्मांतरण के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में नहीं हुआ कोई काम। प्रधानमंत्री ने जवाब पर अड़ा रहा विपक्ष, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। माइक्रोमैक्स ने यू ब्रांड के तहत उतारा नया स्मार्टफोन यूरेका। फोन में 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, कीमत 9,000 रुपए। आज का दिन बाजारों के लिए अच्छा रहा, फिर चाहे वो शेयर बाजार हो या करेंसी मार्केट। सेंसेक्स ने 4 शतक जड़े और एक झटके में फिर से 27,000 के पार पहुंच गया। कल 64 के करीब पहुंच चुका रुपया आज डॉलर के मुकाबले 51 पैसे मजबूत हुआ। बाजार और रुपए का पूरा हाल जानेंगे अब हमारे सहयोगी हेमंत घई और प्रदीप पंड्या से। साथ ही आपको बताएंगे कि अब क्या एक्सपर्ट्स का नजरिया बन रहा है बाजारों पर। और 5 दिनों की गिरावट के बाद आखिरकार भारतीय बाजारों का जोश फिर से लौट आया। आज बाजार ने तेज रफ्तार में दौड़ लगाई और 1.5% की तेजी के साथ सेंसेक्स एक बार फिर 27,100 के पार निकल गया। निफ्टी भी 1.5% से ज्यादा के उछाल के साथ 8100 के पार पहुंच गया। हेमंत से जाने के पहले बाजार का पूरा हाल। हेमंत, 5 दिन बाद मूड किस तरह से सुधरा है? देखिए, बाजार का मूड बिगाड़ने का जो श्रेय है वो भी ग्लोबल मार्केट्स को जाता था, रशिया के मार्केट्स, यूरोप के मार्केट्स को जाता था और बाजार का मूड संभालने का श्रेय भी दरअसल इन्हीं दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। हमने देखा यूएस में एक अच्छी रैली देखने को मिली, रिबाउंड देखा गया रशिया में, इवन क्रूड में हमने देखा एक छोटा सा रिबाउंड आया, रुपए में भी आज स्टेबिलिटी आई। तो ये चौतरफा जो स्टेबिलिटी लौटी है उससे भारतीय बाजारों को आज काफी सपोर्ट मिला है। एक रिलीफ रैली का नाम इसे देना शायद सही होगा। गैप अप ओपनिंग दिखाई हमने, काफी सारे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। मेटल स्पेस में खास तौर पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, इससे बेहतर शायद नहीं हो सकता। एक साफ तौर पर बढ़ने वाले शेयर दिन भर ज्यादा रहे, सारा दिन हमने हरे निशान में कारोबार किया। 50 में से 45 शेयर थे निफ्टी के जो हरे निशान में क्लोज हुए हैं और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बेहतरीन तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। तो ये सारे साइंस हैं कि बुल्स वापस लौट गए हैं भारतीय बाजारों में और इनको जो भरोसा मिल रहा है वो ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है। बैंक निफ्टी ऐसे में अच्छा प्रदर्शन दिखाता है और आज भी देखिए बैंक निफ्टी ने एक बेहतरीन तेजी दिखाई और इसके अंदर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स आज लीडर रहे। पीएनबी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। छोटे मझोले पीएनबी, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी आप देखिए 6-6%, 7-7% तक की तेजी देखने को मिली। कैनरा बैंक, ओबीसी, इलाहाबाद बैंक का नाम लेना जरूरी होगा। इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक में भी बढ़त के साथ ही कारोबार हुआ। मेटल स्पेस में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स काफी पिट चुके थे, यहां पर देखिए शानदार उछाल आज के सत्र में देखने को मिला। रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा था पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से और यहां पर भी एक शानदार बाउंस देखा गया। एचडीआईएल देखिए 11% मजबूती के साथ आज बंद हुआ है। एनसीसी, एचसीसी में भी 6-6% तक की तेजी देखी गई।
पावर स्टॉक्स में एक पावरफुल प्रदर्शन रहा। इवन पावर फाइनेंस कंपनियां पीएससी, आरईसी ने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है और ऑटो शेयरों में भी तेजी के साथ ही कारोबार हुआ। केवल फार्मा सेक्टर ऐसा है जो डिफेंसिव होता भी है, जब बाजार कमजोर होता है तभी चलता है और जब बाजार अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तब यहां वीकनेस आती है। ऐसा ही आज भी हुआ है। इन स्टॉक्स ने कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया या फिर कहीं कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन भारतीय बाजारों में जो कल के निचले स्तरों से हमने रिकवरी देखी थी, कल करीब 240 पॉइंट सेंसेक्स ने रिकवर किए थे और आज देखिए 410 पॉइंट की तेजी देखी गई है सेंसेक्स में। तो 2 दिन में 650 पॉइंट की रिकवरी देखी गई है भारतीय बाजारों में। एक तरफा गिरावट के बाद बुल्स का भरोसा साफ तौर पर और मजबूत होने लगा है। आईएफएल के निर्मल जैन के मुताबिक बाजार में अभी काफी दम है और हाल की गिरावट से निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि बाजार जो है काफी वॉलेटाइल रहेंगे और ग्लोबल इवेंट्स को कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता इतनी आसानी से। और पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि अगर करेक्शंस होंगे भी तो जो बाजार का अंदरूनी रुख है वो तेजी का है, तो करेक्शंस जो है वो थोड़े टाइम तक ही चलते हैं, मार्केट फिर रिकवर कर जाता है और जो फंडामेंटल्स हैं वो अगले साल काफी सुधर जाएंगे। मुझे लगता है कि मैक्रो सिचुएशन जो है, हमारी जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। मैं समझता हूँ 6.5-7% आसानी से हो जाएगी। और अब बात करते हैं रुपए की, जहां आज डॉलर के मुकाबले शानदार रिकवरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 51 पैसे चढ़कर बंद हुआ। कल 64 के करीब पहुंच चुके डॉलर की कीमत अब गिरकर 63 रुपए 11 पैसे हो गई है। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में जल्द बढ़ोतरी की संभावना से इनकार किया है, जिससे रुपए के साथ साथ दूसरी करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है। इसके अलावा घरेलू बाजार ने डॉलर की बिकवाली से भी रुपए को सपोर्ट दिया है। रुपए में इस शानदार रिकवरी की वजह क्या है, डिटेल्स बताने के लिए अब जुड़े हुए हैं आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, रुपए को कहां से सहारा मिलता दिख रहा है? देखिए, रुपया अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे चल रहा है, हमको ऐसा मानना चाहिए आज, क्योंकि रुपया जरूर मजबूत है डॉलर के मुकाबले, लेकिन डॉलर खुद अगर आप देखें तो एशियन ट्रेड में अब तक येन के मुकाबले थोड़ा मजबूत होता दिखा है और येन 116 से घट के 118 के आसपास आ गया है। तो डॉलर इंडेक्स अपने आप में मजबूत है दूसरी करेंसीज के सामने। दुनिया भर के बाजारों के लिए और करेंसीज के लिए जो बहुत पिट रही थी, राहत की बात यह है कि रूबल टिका हुआ है। तो जब तक रूबल सस्टेन कर रहा है, बाजार से पैनिक का एलिमेंट नहीं है, तब तक बाजार में थोड़ी सी नॉर्मलसी रिस्टोर होती हुई नजर आ रही है, ये हम कह सकते हैं। तो चूंकि शेयर बाजार में आज ये अंदाजा है कि काफी हद तक एफआईआईज पॉजिटिव हुए हैं, शायद मंदी की कुछ पोजीशंस कटेंगी, कुछ कट रही हैं, कुछ नई बाइंग आ रही है, तो वो पैसा आने की उम्मीद में आप देख रहे हैं कि बाजार खुद को सस्टेन कर रहा है, रुपया लगातार खुद को सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे डेट मार्केट में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से गिरावट चल रही थी और एफआईआईज की सेलिंग वहां भी देखने को मिल रही थी, उसके मुकाबले में आज 10 साल के बॉन्ड की यील्ड भी काफी स्टेबल नजर आ रही है। इनफैक्ट कल और आज के दौरान अगर आप देखें 8% के ऊपर निकलने के बाद अब वो 7.9697 के दायरे में है, तो वहां भी अब सेलिंग नहीं हो रही। इस वजह से हम रुपए को थोड़ा स्टेडी होते हुए देख रहे हैं। फिलहाल अगर आप ट्रेडर्स से बात करें, जो फॉरेक्स एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें, डीलर्स हैं उनसे बात करें, तो उनका ये कहना है कि फेड का जो स्टेटमेंट है वो ओवरऑल डॉलर के फेवर में लगता है, इसलिए डॉलर यहां से मजबूत होगा। पर कल तक जो ट्रेडर्स ने डॉलर को रुपए के सामने शॉर्ट कर रखा था, क्योंकि फॉरेन करेंसी मार्केट की ये खासियत है कि आप एक ही करेंसी को कई करेंसीज के सामने शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप क्या पेयर शॉर्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो रुपए के सामने जो शॉर्ट था वो आज कट रहे हैं, लेकिन डॉलर का यूरो के सामने या येन के सामने, पाउंड के सामने अभी भी शॉर्ट बनाया जा रहा है। तो देखना यह होगा कि रुपया अपने आप में अपनी स्ट्रेंथ किस हद तक संभाल पाता है और स्टेबल रह पाता है। एक नई रेंज डिफाइन होती हुई अगले कुछ सेशंस के दौरान नजर आएगी। तो फिलहाल यह व्यू है कि रुपया थोड़ा बेटर करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन डॉलर भी बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेंथ कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्रूकिंग इंडिया के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च और रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण का मानना है कि आने वाले वक्त में रुपया सुधरेगा, बशर्ते सरकार रिफॉर्म के एजेंडे पर ब्रेक न लगाए। By and large, I think the stability of the rupee is the most likely outcome over the next few months. But as I said, these three things need to happen. We need to be
showing signs of commitment to reform. The government has to be continuously, showing moving ahead with the reform agenda, whatever they may be, whether it's GST or insurance or labor reforms, land acquisition, whatever they are. I mean, the whole bunch of agenda item, infrastructure problems, financial sector problems. That there has to be continuous movement on that to reassure investors that the Indian growth story will persist. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज काफी उठापटक देखी जा रही है। नाइमेक्स पे अगर आप देखें तो $58 के बहुत करीब कारोबार हो रहा है, लेकिन गिरावट में काफी हद तक कमी आ चुकी है। हमने इसके ऊपर भी कारोबार को जाते हुए देखा था, लेकिन आप ब्रेंट पे देखें तो यहाँ $63 छूने के बाद वहां से कीमतें थोड़ी सी नीचे आती हुई, लेकिन फिर भी आधे % की तेजी देखी जा रही है ब्रेंट क्रूड में। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में हमने देखा कच्चे तेल पर दबाव दिख रहा है। घरेलू बाजार में हालांकि आप देखें तो यहाँ पे 4% की कमजोरी पर 3541 के भाव पे फिलहाल कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो हम बाउंस बैक देख रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में फिलहाल कुछ खास बाउंस बैक नहीं दिखाई दे रहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में लिया के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम। करीब $300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का रास्ता होगा साफ। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स अब सीधे प्रधानमंत्री की निगरानी में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बनाए गए प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग ग्रुप यानी पीएमजी को कैबिनेट सचिवालय हटाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, पीएमजी को पीएमओ ट्रांसफर करने के पीछे क्या कारण है? जी बिल्कुल, हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप जिसे पिछली सरकार ने गठित की थी, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने और उसको अमल पर आने तक लगातार मॉनिटर करने के लिए उस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को, जो अब तक कैबिनेट सचिवालय के तहत आता था, उसको सरकार ने यह फैसला लिया है कि उसे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत लाया जाए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, चूंकि अब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आएगा तो ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रभावशाली कह सकते हैं तरीके से काम करेगा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। चूंकि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी को शामिल किया गया है, इस वजह से इस पीएमजी के जो फैसले होंगे उस फैसले को बाकी मंत्रालय ज्यादा गंभीरता से लेंगे, ज्यादा तत्परता से लागू करेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप ने कैबिनेट सचिवालय के तहत रहते हुए भी अच्छे खासे काम किए थे और करीब $110 अरब के प्रोजेक्ट को प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी थी और वहां पे उन प्रस्तावों पर अमल में कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग की थी। लेकिन इसके बावजूद पॉस्को, अदानी पावर, टाटा पावर जैसी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी फंसे पड़े हैं और मंत्रालयों से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप अब पीएमओ के तहत आ गया है, तो इन सब बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलना आसान हो जाएगा, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा और एक तरह से निवेश का बेहतर माहौल करने की तरफ सरकार का एक बड़ा कदम इसे कह सकते हैं। जी, साथ ही लक्ष्मण, इसके अलावा सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि अगर इंश्योरेंस बिल संसद में पास नहीं हुआ तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, हमें वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया है कि अगर इंश्योरेंस बिल संसद के इस शीतकालीन सत्र में पास नहीं हो पाता है तो सरकार अध्यादेश का रास्ता भी अपना सकती है, यानी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार थोड़ा सा इंतजार करना चाहती है। जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, राज्यसभा नहीं चल पा रहा है, चूंकि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पहले राज्यसभा से पारित होना जरूरी है, लेकिन अब राज्यसभा हंगामे की वजह से नहीं चल पा रहा है तो ये पारित होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। अगर आगे भी हालात 2-3 दिन ऐसे ही बने रहे तो संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा। आखिरकार सरकार इस सत्र में इस बिल को पारित नहीं करा पाएगी। ये सरकार के लिए बड़ी नाकामी कही जा सकती है। सरकार इस नाकामी को दूर करने की कोशिश करेगी और उसका एक रास्ता है अध्यादेश लाना। तो हो सकता है कि अगर इस बिल को पारित ना करा पाए सरकार इस सत्र में, तो सत्र के खत्म होने के तुरंत बाद कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जा सकती है। उस बैठक में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला लिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के तमाम प्रावधान जो है वो तत्काल लागू हो जाएंगे।
जाएंगे, चाहे वो FDI की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने का हो या फिर दूसरे नियम करने का हो, लागू करने का हो, और फिर सरकार बजट सत्र में इस बिल को आसानी से पारित करा लेगी। इसके जरिए सरकार एक और जो मकसद पाना चाहती है वो ये है कि 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं यहाँ, उनके साथ निवेशकों का एक बड़ा दल आ रहा है, उनके सामने कहने के लिए होगा कि हमने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इंश्योरेंस बिल को लागू होने से विदेशी निवेशक के लिए काफी बड़ा रास्ता खुल जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों को भी एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहेगी सरकार कि आप सदन में भले ही हंगामा करके सरकारों को कामकाज नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे रास्ते हैं जो हम अपना करके आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया लक्ष्मण। और बजट एयरलाइन स्पाइस जेट पर घिरे मुश्किलों के बादल छटते दिख रहे हैं। एयरलाइन ने आज ऐलान किया कि उसकी सभी उड़ानें सामान्य हो गई है। हालांकि हमें जानकारी मिली कि एयरलाइन को ईंधन की सप्लाई अभी भी कैश ऑन कैरी बेसिस पर ही दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक स्पाइस जेट ने सरकार को बताया है कि उसे जल्द ही एक निवेशक मिलने वाला है। इसका ये मतलब है कि स्पाइस जेट की आर्थिक दिक्कतों से उसे छुटकारा मिल सकता है। हम आपको याद दिला दें कि कंपनी के पूर्व प्रमोटर अजय सिंह ही स्पाइस जेट में पैसे लगाने और इसे रिवाइव करने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इसकी पुष्टि तो नहीं की, लेकिन ये जरूर बताया कि स्पाइस जेट की एक उड़ान छोड़कर सभी शेड्यूल्ड उड़ानें आज सामान्य रूप से चली। Today I understand only one flight got cancelled. What happened was we would like them to survive, like them to thrive, like them to serve the Indian skies. So that's a different matter. They themselves have made a representation. So those points are being looked into. स्पाइस जेट की मुश्किलें किस तरह से दूर हो सकती हैं, उसे मदद कहां से मिल रही है, इस बारे में ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता सिंधु भट्टाचार्य से। सिंधु, ये बताएं कि विमानन मंत्री से आपने बातचीत की है और क्या संकेत यहां पर निकल रहे हैं उनकी बातों से स्पाइस जेट के रिवाइवल को लेकर? तो हमारे सूत्रों ने जो बताया था, आज नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने वही बात कही। स्पाइस जेट ने उनको भी आकर यही कहा है कि एक कोई निवेशक उन्हें मिल गया है। स्पाइस जेट पिछले कुछ दिनों से काफी मुसीबत में है। कल उसकी 230 फ्लाइट में से सिर्फ 75 ही हुई थी, क्योंकि काफी समय तक दिन में तेल कंपनियों ने उसको तेल देना बंद कर दिया था, क्योंकि बकाया राशि के चलते तेल कंपनियों का मानना है कि वो तेल नहीं देंगी। आज हमारे सूत्रों के अनुसार सिर्फ एक ही फ्लाइट कैंसिल हुई है, सारी की सारी फ्लाइट्स चल रही हैं। तो ये ऑब्वियस है कि स्पाइस जेट को कोई ना कोई इन्वेस्टर अगर मिल नहीं गया है तो इन्वेस्टर से बात जरूर हो गई है। हमारे सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियों को ऑलमोस्ट सारे के सारा जो उसका बकाया था 17 करोड़ का, वो दे दिया गया है। हमारे सूत्रों के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी ये कहा है कि उनको 120 करोड़ की नई बैंक गारंटी स्पाइस जेट ने प्रॉमिस की है। अब मंत्री जी अगर कह रहे हैं कि इन्वेस्टर आ गया है, और कल हमने बताया था कि अजय सिंह जो एक पिछले प्रमोटर थे स्पाइस जेट के, लेकिन जो बाद में अपना हिस्सा बेचकर निकल गए थे, वो भी शायद इंटरेस्टेड है स्पाइस जेट में वापस निवेश करने में। तो इन सब बातों को मिला के यही लग रहा है कि एयरलाइन में पैसा शायद आ जाएगा। ये कई बार बात हो चुकी है, अब आएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगले हफ्ते में शायद कोई एक डिसीजन हो जाएगा। स्पाइस जेट को इमीडिएटली 1500 करोड़ की जरूरत है, लगभग 1500 करोड़ की जरूरत है। इतना पैसा उसको चाहिए जिससे कि वो आगे अपने ऑपरेशन लॉन्ग टर्म में चला सके। शुक्रिया सिंधु सारी डिटेल्स के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस साल कौन मारेगा CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर की बाजी, सुनिए फिनाले में पहुंचे प्रतियोगियों के बिजनेस आइडिया इस ब्रेक के बाद। इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ समय बाद ऐलान होगा CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 का फाइनल मुकाबला इस वक्त मुंबई के पैलेडियम होटल में चल रहा है। सबसे दमदार आइडिया वाले एंटरप्रेन्योर को नवाजा जाएगा CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के खिताब से। इस मौके पर आवाज संपादक संजय पुगलिया और मास्टरप्रेन्योर में हमारे साथ पहले सीजन से जुड़े सोना ग्रुप के संजय कपूर ने कहा कि एंटरप्रेन्योर के लिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए अच्छा माहौल बनाना है। The common theme among the people we met this year revolved around the little voice that resonates, which says, you can do anything. You can be anything. Go change the world.
That is exactly what each of these talented future leaders had set out to do. During the last few months, we've had a fulfilling time with these entrepreneurs and conducted various sessions. We saw some very innovative businesses. 23 जो सेमीफाइनलिस्ट थे उनमें से करीबन 15 लोगों को किसी को इंक्यूबेशन, किसी को मार्केटिंग सपोर्ट, किसी को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, किसी को फंडिंग चाहिए। हमारे जो लोग हमको मदद कर रहे हैं, पार्टनर्स जो हमारे हैं, जूरी मेंबर्स हैं, उन लोगों ने कमिट कर लिया है। अब 15 लोगों के साथ हम लगातार काम करेंगे। हम तो चाहेंगे कि अगले साल वो 1 साल की यात्रा में कहां तक पहुंचे, वो लाकर के जब हम अगला इवेंट करें तो आपको बताएं। Indian entrepreneurs are well known for being innovative and resourceful. India needs entrepreneurs like you now more than ever before. Your bold ideas, your energy and passion, it needs doers, dreamers and optimists. It needs people who believe that things can get better and people who are willing to make them better. While the future is undoubtedly bright for India's entrepreneurs and future industry leaders, I must caution you that integrity may sometimes be tested. और मास्टरप्रेन्योर में 1800 से ज्यादा प्रतियोगियों ने इस साल भाग लिया, लेकिन फाइनल में पहुंचे हैं सिर्फ 6, लेकिन खिताब मिलेगा सिर्फ एक को। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है इनके बिजनेस आइडियाज और जूरी के सामने इन्होंने अपने आइडियाज कैसे पेश किए। Extreme Media, with its 2 product lines, LED display hardware and digital signage software, creates wow factor for its clients. Times Square displays are attractive because they are unique. To create this uniqueness, you have to engineer every solution differently. Because of this ability, Extreme Media has been able to execute marquee installations at Bombay Stock Exchange, at International Airport, and National Stock Exchange. We've seen how low-cost cell phones have transformed the lives of millions of Indians. Unfortunately, there is no opportunity to buy low-cost computers. This is the gap that we're trying to address at Renew IT. We sell computers starting from as low as 4,500, which not only consists of the hardware but genuine Windows licenses on them. So why Windows? Doesn't that add to your cost? So we started off with Linux, but so most of our computer users are first-time users and they've used it in a cyber cafe or they've seen it in a friend's house, and they say ये computer नहीं है, ये कुछ और चल रहा है, ये computer नहीं है. So we had a tough time getting to work with Microsoft. We are the only Microsoft authorized refurbisher in the country who can provide licenses at a fraction of the cost available in the market. मुझे याद है जब मैं पढ़ता था कि भाई पापा ने बुलाया कि जा अपना कॉपी पेन लेके आ, नोटबुक वगैरह, तो हमने एक डिजाइन बनाया मशीन का, भाई ऐसे ऐसे एक मशीन का डिजाइन बनाएंगे तो क्या वो काम करेगी। अगले दिन किसी फैब्रिकेटर के पास गए, हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है यमुनानगर का, उनसे मिले, उन्होंने पहले ही फूड प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर हमें 50% सब्सिडी भी दे दी। वो पैसा हमने फैब्रिकेटर को दे दिया और उसने 1 महीने के अंदर वो मशीन हमें बना करके दे दी। उस मशीन पे हमने फिर एलोवेरा का जूस बनाया, बन गया। कहीं से पता किया कि इसमें प्रिजर्वेटिव क्या क्या डलेंगे, तो धीरे धीरे हमारा उस प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ने लगी और हमें नहीं पता था कि वो मशीन आज इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी कि आज उसके दूसरे देशों से हमारे पास ऑर्डर है। What are the 3 most important things you need for growth? Is it capital, financial capital? Is it human capital, or is it something else? So the 3 most important things that we need for growth is certainly human capital, right? Because we are building an ecosystem of people who can facilitate using culinary experiences to create value for our customers. We need financial capital as well, because we need to build the brand. More than building the brand, it's also about building research in which we can use that in trying to create experiences that are unique and value-adding to our customers. And the third part is probably marketing, right? Where we need to educate our customers that this is probably the single most effective way of doing it in a much shorter time period. We have created Easy Pilot, which is a drone control system, completely on our own, from scratch, including the hardware design as well as the software. So we are looking at taking a company to a stage of being a 300 crore company in 5 years and being the Apple of the drone age. Assembly Wheels 2010 में रजिस्टर्ड हुई,
इनके 3 एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए। पहला कि इनको डिग्निफाइड वे में इनके लाइवलीहुड एसेट साइकिल रिक्शा का मालिक बनाया जाए। दूसरा कि इनको जो मेहनत का पार्ट है, खून पसीना जो लगाते हैं उस पे, कसरत करते हैं रिक्शे पे, उसको कम किया जा सके डिजाइन से, टेक्नोलॉजी से। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें यह महसूस हुआ कि सिर्फ रिक्शा देने से, अच्छा डिजाइन देने से ये काफी नहीं है इनके लिए, तो इनको एक इकोसिस्टम की जरूरत है जहां ये पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस से काम कर सकें। उसके लिए हम लोग इनको एक सेफ्टी नेट वोकेशनल सपोर्ट भी देते हैं। और इंफ्रा और हाउसिंग सेक्टर को क्या चाहिए जेटली के बजट से? देखिए निरंजन हीरानंदानी और प्रणय वकील के बिग बजट आइडियाज इस ब्रेक के बाद। बॉल करने के लिए और ये अंकुश ने बॉल किया और ये सनी ने दादू के घर में बॉल। जॉय और तुपा ऐसे ही घर के नीचे खेला करते थे। बाबा बॉल दो ना, बॉल दो ना। अनिमा के गुजरने के बाद मैंने बड़ी मेहनत से इन दोनों को पाला है। इट वॉज टफ बट आई नेवर गिव अप। जॉय न्यू जर्सी में रहता है, काफी साल हो गए, और तुपा मेरी बेटी सिडनी में। शी इज ए मनी मैन, मनी वुमन। बेटा कार्डियोलॉजिस्ट, बेटी इन्वेस्टमेंट बैंकर। आई एम प्राउड ऑफ देम। चलो, दे आर हैप्पी, आई हैव नो रिग्रेट्स। Don't leave them when they are old, because they didn't leave you when you were young. हमारी खास सीरीज बजट बिग आइडियाज में आज हमने फोकस किया इंफ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर पर। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हाउसिंग को इंफ्रा सेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। फर्स्ट जो करने की आवश्यकता है, you have to give infrastructure status to housing for the purposes of long-term funding. 10-15 साल के फंडिंग के लिए जब तक आप लोन्स नहीं देंगे, रिजर्व बैंक में परिवर्तन नहीं लाएगा या फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां चेंजेस नहीं लाएंगे कि infrastructure status for long-term funding on housing has to be the anchor of starting new cities. वहीं प्रेरण कंसल्टेंसी के प्रणय वकील का मानना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसे फायदे रीट को भी दिए जाने चाहिए और इसका फायदा रियल एस्टेट को मिलेगा। एक ही चीज करें कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेनिफिट्स जो है वो ही बेनिफिट अगर रीट को अप्लाई किए जाए वर्बेटिम, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्रॉपर्टी वर्ल्ड के बड़े दिग्गज प्रणय वकील और निरंजन हीरानंदानी के बिग बजट आइडियाज आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। और हम आपको बता दें कि इस खास सीरीज में कल यानी शुक्रवार को हमारे साथ शामिल होंगे टीम लीज के चेयरमैन मनीष सबरवाल। सरकार रिफॉर्म के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रही है और वो पूरी कोशिश में है कि जीएसटी बिल इसी सत्र में पास करा लिया जाए। कल ही जीएसटी संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से एक्सक्लूसिव बात की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। ये बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है कि हम लोगों ने जीएसटी वाला जो अमेंडमेंट है अब हम लोग इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अंत में जो हम लोगों को राज्य के साथ समझौता करनी थी उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ मेहनत करके, काफ़ी कुछ बातचीत करके, बहस करके हम लोगों ने वो उसको पारित कर दिया। मतलब जो स्टेट का जो एम्पावर्ड कमेटी का जो बना हुआ था, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये हम लोगों को बिल्कुल इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 हफ्ते में बैठकर जो मतलब जो मामले थे उनका हमने पूरी तरीके से समाधान किया
और जो हम लोगों ने अब उसके जो हम लोगों ने सोल्यूशंस निकाले हैं, मुझे लगता है ये सोल्यूशंस देश के लिए ठीक है, जनता के हित में है और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक अच्छी भागीदारी हम लोगों ने दी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वाकई काफी अच्छी कोशिश की, टाइम फ्रेम में काम किया, लेकिन जो बेस्ट जीएसटी की हम लोग परिकल्पना कर रहे थे शायद वो लाने में हम लोग कामयाब नहीं रह पाए। नहीं, देखिए, वी शुड नॉट मेक द परफेक्ट द एनिमी ऑफ द गुड, ये अंग्रेजी में एक कहावत है। और इसलिए जो हम लोगों ने किया है, मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ये समझनी चाहिए कि जो 4-5 साल में जो हम लोग कर पाएंगे वो बहुत ही एक अच्छा जीएसटी में कहूंगा बिल होगा। परंतु जब भी आदमी कुछ इस प्रकार का जो ऐतिहासिक काम आदमी करता है, जिसमें इतना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हम लोग ला रहे हैं, जो टैक्सिंग पावर स्टेट और सेंटर के हैं, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से बदल दिया है, जो बड़ा एक ऐतिहासिक काम किया है, तो उसमें जो ट्रांजिशन होता है, जो समय लगता है उसको एकदम ठीक तरीके से सेट करके उसको लाने में, उसके लिए जो हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़े, जो हम लोगों को समझौता करनी पड़ी, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल मतलब सार्थक थी और इसके कारण ही हम लोग आगे बढ़ पाए। तो ये आप यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन what we get at the end versus the transition and the evolution that you have to go through to get to that. और अब चलते हैं सीधे हमारे खास कार्यक्रम मास्टरप्रेन्योर में, जहां पर जूरी राउंड पर पूरा इवेंट पहुंच चुका है। Social entrepreneur is Naveen Krishna, SMB Beats. Congratulations, Naveen. अब वक्त है जानने का कि मास्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन बनेगा, कौन इस साल ये बाजी मार रहा है। 6 कंटेस्टेंट्स आपके सामने थे, लेकिन एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर है जिसने विजेता को काफी कड़ा मुकाबला दिया है, कड़ी टक्कर दी है। So time for our first runner-up. Mr. Mistry, please do the honors. The runner-up? Yes. All right, the run. I must say before I mention the runner-up that it was very, very close. We had a list of marks to be given, and I will read out my own marks. So out of the 6 that we judged, I give 75 points to 1, 74 to 1, 72 to 1, 71 to 2, and 70 to the last. So it was that close. So even if you're not a winner or a runner-up, please recognize. We all recognize you did a great job. So the runner-up is Sanket Rambia from Extreme Media. Congratulations, Sanket. And before we announce the Masterpreneur of the Year, I'd take a minute to thank all of you for being here, being patient, and of course our jury for taking the time out and of course going through all these great businesses and selecting of course who goes forward and wins the crown of Masterpreneur of the Year. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे sponsors और partners का भी. A big hearty thank you to Sona Koyo, Innovation Alchemy, Will Grow and Incubate, हमें support करने के लिए और इस vision में हमारा साथ देने के लिए. And without taking any further pauses, breaks, so just tell us who's won the competition. All right, this is the moment. The winner of the evening, the award goes to Mukund BC. Radio IT, Affordable.
Congratulations, Mukund, and of course your co-founder as well. It's a double whammy for you, a fund as well as the award. How does it feel? I think it would be unfair to say that I won the award. It wouldn't have been possible without my co-founder Raghav and my entire team. Unfortunately, they couldn't be here, but this is dedicated to my team, without which I wouldn't have been here today. Thank you. Congratulations. Come on, ladies and gentlemen, I think we can give all our entrepreneurs a big round of applause. I'd like to in fact call all the entrepreneurs present here to join us on stage for a quick photo op. Also, Sumit, Parvati, the Wilgrow team, please join us. Thank you, ladies and gentlemen, for your time. It's been wonderful having you, hosting you. Have a great evening. तो ये है विजेता इस साल के मास्टरप्रेन्योर के SMV व्हील्स के नवीन कृष्णा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बने। रनर अप है एक्सट्रीम मीडिया के संकेत रामभिया। श्री राम इको रक्षा के मुकुंद BS है मास्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। कोल ब्लॉक नीलामी के बावजूद नहीं महंगी होगी बिजली। आखिर क्या है नीलामी के लिए सरकार का फॉर्मूला, देखिए इसके बाद। कोल ब्लॉक की नीलामी के बावजूद बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उल्टे दाम घट सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पावर कंपनियों के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी का एक खास तरीका रिवर्स बिडिंग का प्रस्ताव रखा है। इस महीने के आखिरी हफ्ते में कोल ब्लॉक की नीलामी शुरू होगी। कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए एक ओर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो दूसरी ओर नीलामी से बिजली के दाम बढ़ने का खतरा। तमाम जद्दोजहद के बाद कोयला मंत्रालय ने ढूंढा एक बीच का रास्ता। कोयला मंत्रालय के अप्रोच पेपर के मुताबिक अब कोयले की नीलामी दो तरीके से होगी। बिजली कंपनियों को रिवर्स बिडिंग के जरिए कोल ब्लॉक दिए जाएंगे। इसमें 100 रुपए प्रति टन का सीलिंग प्राइस होगा, जो कंपनियों को उन राज्यों को देना होगा जहां ये कोल ब्लॉक होंगे। साथ में 14% रॉयल्टी भी देनी होगी। लेकिन बोली के दौरान देखा ये जाएगा कि कोल इंडिया ने कोयले की जो कीमत तय की है, उससे कम कीमत पर कौन कोल ब्लॉक माइनिंग के लिए तैयार है। जो सबसे कम कीमत पर कोयला निकालने को तैयार होगा, उसे ही ब्लॉक दिए जाएंगे। लेकिन साथ में शर्त यह है कि कोयले की कीमत में कमी की वजह से बिजली उत्पादन की लागत में जो भी कमी होगी, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा। यानी लागत में कमी के मुताबिक बिजली के दाम भी सस्ते करने पड़ेंगे। कोयला मंत्रालय का मानना है कि इससे राज्यों की आमदनी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ में बिजली के दाम भी घटेंगे। पावर कंपनी को 20% तक कोयला दूसरों को बेचने की छूट होगी, लेकिन इसकी सीलिंग प्राइस 100 रुपए के बजाय 150 रुपए होगी। स्टील और सीमेंट जैसी कंपनियों के लिए नीलामी सामान्य तरीके से होगी। इसमें 150 रुपए प्रति टन का फ्लोर प्राइस है। ये फ्लोर प्राइस कोयले की कीमत नहीं, बल्कि कोयले की खुदाई से होने वाला मुनाफा है, जो सरकार को दिया जाएगा। यानी सरकार को जो जितना मुनाफा देने के लिए बोली लगाएगा, उसे कोल ब्लॉक दिया जाएगा। दोनों ही नीलामियों के लिए 5 लाख रुपए की फीस और 1000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी बतौर बिड सिक्योरिटी देनी होगी। इस अप्रोच पेपर पर 22 दिसंबर तक स्टेक होल्डर्स की राय मांगी गई है। 24 या 25 दिसंबर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें कुल 65 कोल ब्लॉकों की नीलामी होगी, जबकि 36 कोल ब्लॉक सरकारी कंपनियों को अलॉट किए जाएंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और गुजरात की ढोलेरा बनेगी देश की पहली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, और क्या होगा इसमें खास, देखिए इस ब्रेक के बाद। केंद्र और गुजरात सरकार मिलकर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर ढोलेरा को देश की पहली स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कैसा होगा यह शहर, बता रहे हैं मनीष देसाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश में नई स्मार्ट सिटीज बनाने का। इन्हीं स्मार्ट सिटीज में एक है गुजरात का ढोलेरा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर होने की वजह से गुजरात सरकार पहले ही इसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन का दर्जा दे चुकी है। अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ढोलेरा को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं।
अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर 920 वर्ग किलोमीटर में बनेगी ये नई स्मार्ट सिटी। देश का पहला स्मार्ट सिटी होगा धोलेरा। यहाँ पर होने वाले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण करीब 8 लाख लोगों को नया रोजगार मिलेगा। ये रोजगार उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग या बायोटेक सेक्टर से मिल सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर होने वाले रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के कारण करीब 20 लाख लोगों के रहने की सुविधा यहाँ पर तैयार की जाएगी। सरकार का इरादा इस नए सिटी को 2050 तक तैयार करने का है। गुजरात सरकार ने इस शहर के विकास के लिए गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड नाम की नोडल एजेंसी बनाई है। यहां आने वाले इंडस्ट्रियल या रिहायशी प्रोजेक्ट्स को सिंगल विंडो क्लियरेंस राज्य सरकार से मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। साथ ही अहमदाबाद और धोलेरा के बीच मेट्रो ट्रेन भी शुरू होगी। धोलेरा के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नई सिटी में इंटरनेशनल लेवल के अस्पताल और स्कूल भी बनाए जाएंगे। धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम टोटल 3 फेज में होगा। हाल में अहमदाबाद जिले के 22 गांव को इसमें समाविष्ट किया गया है। इन गांवों की जमीन एक्वायर करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार का इरादा 2015 से यहां पर काम शुरू करने का है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।